स्टार्ट करो। स्टार्टअप एंड इट्स रजिस्ट्रेशन। देखो स्टार्टअप का मतलब अपने तो जानते ही हैं कि इंडिया में इंडियन गवर्नमेंट ना एक नया सिस्टम लेकर आया था कि कोई भी अगर स्टार्टअप बिजनेस है तो उसको गवर्नमेंट बहुत सारा बेनिफिट्स देगा। तो यहाँ पे ये मेन समझना जरूरी है कि स्टार्टअप बिजनेस है क्या, क्या बेनिफिट देगा और रजिस्ट्रेशन कराने का प्रोसेस क्या है। 3 मेन टॉपिक है इसमें पढ़ने लायक। पहले बोला यहाँ पे स्टार्टअप को डिफाइन किया। तो स्टार्टअप का ये फरवरी 2019 में डीपीआईटी बोल के एक डिपार्टमेंट है, डीपीआईआईटी, वो एक डेफिनेशन दिया। बोला पहला बात तो जिसको स्टार्ट हुए 10 साल से ज्यादा नहीं हुआ, अप टू द पीरियड ऑफ 10 years फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। तुम जिस दिन इनकॉर्प या रजिस्टर किया अपने आप को एज ए बिजनेस, ठीक है, उस दिन तुम प्राइवेट लिमिटेड भी हो सकते हो, तुम एलएलपी भी हो सकते हो या नॉर्मल पार्टनरशिप भी हो सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो तुम जिस दिन अपने आप को इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन की हो उससे तुमको 10 साल पुराना नहीं होना चाहिए, मतलब तुम्हारा बिजनेस 10 साल पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है, रजिस्ट्रेशन से 10 साल। फिर बोला तुम्हारा बिजनेस का टर्नओवर यानी सेल किसी भी फाइनेंशियल ईयर में इनकॉर्पोरेशन से लेके अब तक डज नॉट एक्सीड 100 करोड़, मतलब टर्नओवर 100 करोड़ से कम होना चाहिए। तुम्हारा बिजनेस को इनकॉर्पोरेशन हुए 10 साल नहीं होना चाहिए और तुम कुछ इनोवेशन पे काम कर रहे हो, वर्किंग टुवर्ड्स इनोवेशन, डेवलपमेंट या इंप्रूवमेंट ऑफ अ प्रोडक्ट या प्रोसेस। कोई प्रोडक्ट को इनोवेट कियो, कोई प्रोसेस को इनोवेट कियो या कोई नया प्रोडक्ट डेवलप कियो, और तुम्हारा बिजनेस में हाई पोटेंशियल ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होना चाहिए, ठीक है। तो सीधा बात बोला तुमको 10 साल पुराना नहीं होना चाहिए। दूसरा बात बोला तुम्हारा टर्नओवर 100 करोड़ से कम होना चाहिए कोई भी ईयर में। जब मान लो तुम्हारा बिजनेस को स्टार्ट हुए 4 साल हुआ है तो कोई भी ईयर में तुम्हारा टर्नओवर 100 करोड़ क्रॉस नहीं किए। एंड थर्ड बात बोला कि तुम कोई नया प्रोडक्ट ही बना रहे हो या तो एकदम जो दुनिया में कोई बनाया नहीं है आज तक, या कोई बनाया है बट तुम उसको नए प्रोसेस से या नए टेक्निक से बना रहे हो या इसमें बहुत कुछ इंप्रूवमेंट कर दी। जैसे मान लो तुम एक नया रेफ्रिजरेटर लाए, रेफ्रिजरेटर तो पहले भी आया दुनिया में, बट तुम ऐसा कुछ लाए उस रेफ्रिजरेटर में जो लेट से सोलर एनर्जी से चलेगा। यस। तो ये हो गया ना इनोवेटिव। प्रोडक्ट तो पहले से है बट उसको तुम कुछ चेंज कर दिए, डेवलप कर दिए, इंप्रूव कर दिए, और इनोवेशन हो गया एकदम ही नया प्रोडक्ट लिया है तुमको जो दुनिया में पहले कभी था ही नहीं, ठीक है। तो ये होता है कुछ नया करने का बात। अगर ये तीनों क्राइटेरिया तुम फुलफिल करते हो तो तुम स्टार्टअप हो। लेकिन एक कंडीशन स्टार मार्क लगा के, तुम्हारा पहले भी ऑन कंपनी था और उससे तुम ब्रेक करके नया कंपनी नहीं बना रहे हो, स्प्लिट अप करके नया कंपनी नहीं बना रहे हो। ऐसा मतलब ये नहीं कर सकते कि पहले से एक देवराज लिमिटेड या देवराज प्राइवेट लिमिटेड था तो उसका बंटवारा करके तुम एक और कंपनी बना के उसको स्टार्टअप में रजिस्टर करना चाहते हो, वो अलाउड नहीं होगा, ठीक है। तो यही मेन डेफिनेशन डीपीआईआईटी बोल के एक डिपार्टमेंट है वो रखा। देखो अब यहाँ पे बोला व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्टार्टअप एंड ट्रेस इट्स इवोल्यूशन इन इंडिया। अब यहाँ पे ज्ञानबाजी का आंसर है कि स्टार्टअप का मतलब क्या है और इंडिया में कैसे ये स्टार्टअप वर्ड आया या इंडिया में कैसे इसका पुराना क्या कहानी रहा है। तो यहाँ पे बोला है स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप वेंचर इज टिपिकली एन इमर्जिंग फास्ट ग्रोइंग बिजनेस दैट एम टू सॉल्व एन अनमेटेड नीड। तुम लोगों का कोई ऐसा नीड पूरा कर रहे हो जो पहले कोई नहीं कर पा रहा था, नया प्रोडक्ट लाके या फिर प्रोडक्ट या प्रोसेस को डेवलप करके। तो ये बेसिक मीनिंग जो थर्ड पॉइंट बोला था उसको यहाँ पे रिपीट किए। पहला दोनों बात को क्यों नहीं लिखा? अरे बेटा ये दोनों कंडीशन तो गवर्नमेंट रखा है कि हम इसको स्टार्टअप मानेंगे, लेकिन कोई स्टार्टअप का खाली मीनिंग पूछे तो मीनिंग तो नंबर 3 पॉइंट ही है। ये बात समझ लेना, स्टार्टअप का मतलब है 3rd नंबर पॉइंट। बट इंडियन गवर्नमेंट किसको स्टार्टअप मानेगा जहां पे ये तीनों पॉइंट हो। मतलब हेल्प देने के लिए डीपीआईआईटी डिपार्टमेंट तुमको स्टार्टअप तभी मानेगा जब ये तीनों पॉइंट फुलफिल कर रहे हो तुम। लेकिन कोई तुमसे नॉर्मली मीनिंग पूछे कि स्टार्टअप होता क्या है, बोलोगे कोई इनोवेटिव या ऐसा कोई प्रोडक्ट को इम्प्रूव कर रहा है या प्रोसेस को इम्प्रूव कर रहा है जो लोगों का प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा।
हम्म यहाँ पे भी वही पहले नॉर्मल मीनिंग बताया कि स्टार्टअप का मतलब ये होता है। अब बोल रहे हैं इंडिया में ये स्टार्टअप कंसेप्ट कैसे आया, तो बोला 2013 में एथर एनर्जी बोल के एक कंपनी चालू हुआ था। कोई तरुण मेहता एंड स्वप्निल जैन बोल के है, 2013 में बेंगलोर में एक एथर एनर्जी बोल के कंपनी चालू किया था, 2 व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल। पहले इंडिया में ईवी का कोई बात ही नहीं होता था, ईवी बोल के कंसेप्ट इंडिया में नहीं था, तो ये लोग लेके आए थे। और 2018 में इसको ये लोग इलेक्ट्रिक स्कूटर बोल के पूरा मार्केट में सेल करना चालू किया। फ्लेक्सी स्कूटर। तो वो लोग ऐसा लॉन्च किया जिसके कारण ये चीजों को गवर्नमेंट का नजर गया, हाँ ये तो बहुत कमाल का चीज है, तो गवर्नमेंट इसको आगे लॉन्च किया। ठीक है, हाँ सर। यहाँ पे बोले ये कैसे आया था, तो 2 अगस्त 2015 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इसको अनाउंस किए थे कि हम लोग ऐसा एक स्कीम लेकर आ रहे हैं जिसमें गवर्नमेंट बहुत हेल्प करेगा। और फिर डीपीआईटी बोल के डिपार्टमेंट बनाया, डीपीआईटी ये रहा, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन एंड इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। इसमें ये 3 कंडीशन रखा, तुमको 10 साल से मिनिमम स्टार्ट में हो गया, तुम्हारा 100 करोड़ की कोई साल में टर्नओवर क्रॉस नहीं किया होना चाहिए, और फिर इंडियन गवर्नमेंट इसको लॉन्च किया। हाँ अगर 10 साल से पुराना हो चुका है या कोई भी ईयर में 100 करोड़ का एक बार भी टर्नओवर क्रॉस किया तो तुमको स्टार्टअप नहीं मानेंगे, ये उल्टा लिखा है यहाँ। अच्छा, टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रखा, तुम प्राइवेट लिमिटेड भी हो सकता है, तुम पार्टनरशिप फर्म भी हो सकता है, तुम एलएलपी भी हो सकते है। हाँ सोल प्रोप्राइटर नहीं लिखा है यहाँ पे देखो, और पब्लिक हाँ, लिमिटेड भी नहीं लिखा है, देखा, दोनों को नहीं लिया। सोल प्रोप्राइटर और पब्लिक लिमिटेड यहाँ पे कहीं भी वर्ड यूज नहीं किया लोग। नहीं है सर सर। तीन ही ऑर्गेनाइजेशन, 3 टाइप का बिजनेस बना के तुम ये स्टार्टअप का रजिस्ट्रेशन ले सकते हो, या तो नॉर्मल पार्टनरशिप या एलएलपी या फिर प्राइवेट लिमिटेड। हाँ ठीक है, अब आया व्हाट आर द हाइलाइट्स ऑफ द स्टार्टअप पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट क्या क्या किया, गवर्नमेंट एक सिंगल विंडो क्लियरेंस रखा विद द हेल्प ऑफ मोबाइल एप्लीकेशन। एक मोबाइल ऐप लाया गवर्नमेंट, बोला तुम सिंगल एक विंडो है, तुमको 10 जगह जाके रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, एक सिंगल विंडो दे रहे हैं, यहाँ जाके रजिस्ट्रेशन ले लो, तुम स्टार्टअप में आ जाओगे। ऊपर वाला 3 रूल फॉलो कर रहे हो, एक सिंगल एप्लीकेशन रखे हैं, वहां जाके रजिस्ट्रेशन ले लो, स्टार्टअप का एप्लीकेशन है मोबाइल पे, डाउनलोड कर लो, उसमें रजिस्टर कर लो। गवर्नमेंट ने 10,000 करोड़ का अलग से फंड रखा भी लोन देने के लिए, 10,000 करोड़ का फंड सेपरेट रखा लोन देने के लिए। पेटेंट रजिस्ट्रेशन फी एकदम कम कर दिया, मतलब तुम कुछ बनाए हो तो पेटेंट लोगे ना अपने नाम पे, हाँ तो उसका रजिस्ट्रेशन फीस एकदम कम कर दिया। अगर तुम इंसॉल्वेंट हो जाते हो तो तुम्हारे लिए 90 डेज का एक स्कीम रखा जिसके अंदर तुम्हारा पूरा इंसॉल्वेंसी का मतलब चेकिंग वगैरह सब क्लियर कर देंगे। देखो स्टार्टअप है तो इंसॉल्वेंट होने का भी रिस्क बहुत है। हाँ सर। तो गवर्नमेंट बोला कोई टेंशन मत लो, फ्रेंडली बैंक्रप्सी ऐप रखेंगे, मतलब तुमको ऐसा नहीं कि बहुत हरेश करके एकदम तुमको निचोड़ के तुमसे पैसा निकाल के तुमको खत्म करेंगे। 90 डेज का एग्जिट विंडो रखा, ठीक है। इंस्पेक्शन तुम्हारा फ्रीडम फ्रॉम, तुम्हारे ऊपर बहुत सारे, जब तुम कोई प्रोडक्ट बनाते हो फैक्ट्री चलाते हो तो बहुत सारा इंस्पेक्शन आता है। पहला 3 साल तक कोई इंस्पेक्शन नहीं आएगा, फ्रीडम रखा उससे। कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा 3 साल तक, पहला 3 साल का प्रॉफिट पे कोई टैक्स नहीं लेंगे। तुमको बहुत सारा नियम जो कंप्लाई करना है ना, अब बहुत सारा रूल जब हम लोग कंप्लाई करते हैं बेटा तो हम लोगों को बहुत सारा सीएसए डॉक्यूमेंट लेना पड़ता है, सर्टिफाइड, हाँ वो सब नहीं रखा। बोला सेल्फ सर्टिफाइड कर लो, तुम खुद ही साइन मार दोगे उसको वैलिड मान लेंगे, क्योंकि बोला कि सीएटीए का फीस देने के लिए पैसा नहीं है तुम्हारे पास, मान लियो, है ना। कुछ डॉक्यूमेंट नहीं, सब नहीं। अब ऑडिट तुम खुद कर लोगे वो नहीं होगा, बट कई एक डॉक्यूमेंट में सेल्फ सर्टिफाइड कंप्लायंस रखा। अटल इनोवेशन मिशन बोल के गवर्नमेंट एक हब बनाया, वहां आओ,
वहां पर बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स भी आएंगे, वहां पर बहुत सारे फॉरेन बायर भी आएंगे, इंडियन कंपनियां भी आएंगी, इंडियन बायर भी आएगा, और तुम्हारा प्रोडक्ट अगर किसी को अच्छा लगा तो तुमको बल्क ऑर्डर मिलेगा। मतलब एक टाइप का एग्जीबिशन लगाया, यहाँ पे सारे स्टार्टअप वाले आओ। गवर्नमेंट 5 लाख स्कूल्स को टारगेट किया, जहां पे 10 लाख बच्चों को इनोवेशन का प्रोग्राम सिखाया जाए। नया स्कूल नहीं खोला, बट एग्जिस्टिंग स्कूल ही ऐसा 5 लाख ढूंढा, जिनको बोला गया कि तुम लोग बच्चों में इनोवेशन का बात ज्यादा करो। हाँ नो स्कीम, न्यू स्कीम सॉरी, टू प्रोवाइड आईपीआर प्रोटेक्शन टू स्टार्टअप न्यू फॉर्म्स। तुम्हारा कोई भी कॉपीराइट को हैम्पर नहीं कर पाया, उसके प्रोटेक्शन के लिए स्कीम लेकर आया, तुमको एनकरेज किया कि तुम अपना बिजनेस चालू करो। और ये पूरे इंडिया वाइज खोला गया, कोई पर्टिकुलर स्टेट डिस्ट्रिक्ट वाइज नहीं, ये ऑल इंडिया बेसिस रजिस्ट्रेशन। तो ये सब गवर्नमेंट लेकर आया ताकि एक इंडिया में कल्चर आए इनोवेटिव बिजनेस का। अब वही आंसर रिपीट किया कि क्या क्या एग्जाम्पशन देगा स्टार्टअप बिजनेस को अंडर कंपनीज एक्ट 2013, तो क्या क्या बेनिफिट या एग्जाम्पशन मिलेगा। तो पहले वही बताया, बोला कि डेफिनेशन ऑफ फैंसी, द फैंसी स्टेटमेंट प्राइवेट कंपनी स्टार्टअप मिनोरिटी, तुमको कैश फ्लो बनाने का जरूरत नहीं है, तुम खाली बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट बनाओ, कंपनी वाला। तुम कंपनी हो ना अगर, तो कंपनी को तो कैश फ्लो बनाना कंपल्सरी है। देखो पार्टनरशिप और एलएलपी को तो खाली ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनाने से काम हो गया, हाँ लेकिन है ना प्राइवेट लिमिटेड को तो इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कंपनीज एक्ट वाला शेड्यूल 3 वाला, और उसके अलावा क्या बोलते हैं कैश फ्लो रेशियोज, बहुत कुछ कंप्लीट करना पड़ता है। हाँ सर, उतना तुमको कंप्लीट करने का जरूरत नहीं है, तुम कैश फ्लो वगैरह छोड़ दो। पहला एग्जाम्पशन तो ये दिया, स्टार्टअप कंपनी में इशू स्वेट इक्विटी नॉट एक्सीडिंग 50% ऑफ इट्स पेड अप कैपिटल अप टू 10 ईयर्स। तुम अपने एम्प्लॉयज को शेयर दे सकते हो, लेकिन 50% से ज्यादा नहीं, पहले 10 साल तक। तुम्हारा टोटल पेड अप कैपिटल का 50% से ज्यादा स्वेट इक्विटी नहीं होना चाहिए। मतलब दे सकते हो, देने पे मना नहीं किया। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो तुमको एग्जाम्पशन नहीं दिया। एम्प्लॉय का मतलब यहाँ पे बोला डज नॉट इंक्लूड एनी एम्प्लॉयज, प्रमोटर, और प्रमोटर के लिए नहीं बोला यहाँ पे, प्रमोटर डायरेक्टर की इस लिस्ट में नहीं रखा, उनको दे सकते हो। अरे ऑफिस बात, प्रमोटर के पास तो खुद के पास तो सारा शेयर हो सकता है, मना तो नहीं किया। प्रोहिबिशन ऑन एक्सेप्ट ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, तुम पब्लिक से पैसा डिपॉजिट नहीं ले सकते। डिपॉजिट डज नॉट इंक्लूड एन अमाउंट ऑफ 25 लाख और मोर रिसीव बाय ए स्टार्टअप कंपनी बाय वे ऑफ कन्वर्टिबल नोट। अच्छा 25 लाख तक ले सकते हो, 25 लाख तक ले सकते हो, उससे ज्यादा पब्लिक से डिपॉजिट नहीं ले सकते। ठीक है, हाँ सर। और क्या दिया, एक मिनट, ये तीनों में कुछ अलग अलग बात की है। प्रोहिबिशन ऑन पब्लिक डिपॉजिट डज नॉट इंक्लूड अमाउंट ऑफ 25 लाख फॉर मनी से बाय स्टार्टअप कंपनी बाय वे ऑफ कन्वर्टिबल नोट। अच्छा कन्वर्टिबल नोट दे सकते हो, मतलब बोलोगे कि मेरी कंपनी में अभी पैसा दे दो, शेयर होल्डर तो बना नहीं सकते तुमको, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है ना। हाँ लेकिन तुमको एक नोट दे रहे हैं कि 10 साल बाद तुम्हारा डिवेंचर या जो भी बॉन्ड है वो शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा, वैसा 25 लाख रुपया ले सकते। नॉर्मली शेयर इशू करने पे तो पूरा रिस्ट्रिक्शन लगा है, पब्लिक को तुम 10 साल तक शेयर नहीं दे सकते। ठीक है, हाँ पब्लिक से नॉर्मली वो जो बैंकों की तरह डिपॉजिट नहीं ले सकते, वैसे भी प्राइवेट कंपनी ये सब ले भी नहीं सकता, तो फालतू की बात। एनुअल रिटर्न फाइलिंग जो होता है, एनुअल रिटर्न क्या होता है, तुम लोग सीएस पढ़ते हो, कंपनी सेक्रेटरी का पढ़ाई करते हो, एनुअल रिटर्न क्या होता है। सुनो, कंपनी का स्ट्रक्चर में कुछ भी चेंजेस है, तुम सुनो, एक कंपनी को ना बैलेंस शीट, पीएल, कैश फ्लो, नोट्स टू अकाउंट्स या रेशियोज, ये सब तो सबमिट करना ही पड़ता है बना के। उसके अलावा जो कंपनी का जो एनुअल रिपोर्ट बोल के एक चीज होता है, जिसमें कंपनी का स्ट्रक्चर में कोई चेंज है, डायरेक्टर चेंज हुआ, प्रोमोटर चेंज हुआ, शेयर होल्डिंग चेंज हुआ, ऐसा कुछ भी चेंज हुआ, उसको एनुअल रिटर्न फाइलिंग बोलते हैं। तो वो एनुअल रिटर्न एक सीएस सबमिट करता है। कंपनी के स्ट्रक्चर में कोई चेंज आया ड्यूरिंग द ईयर, और नहीं भी आया तो नील करके फाइल करना पड़ता है, फाइल करना कंपल्सरी है। तो वो वाला बोला वो करना पड़ेगा।
तो एक कंपनी सेक्रेटरी, अगर तुम्हारे कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी रजिस्टर करो, कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी नहीं तो डायरेक्टर भी साइन करके जमा कर सकते हैं, मतलब आउटसाइड सीएस से साइन कराने का कंडीशन नहीं रखा। ओके A private company which is startup company shall be deemed to have complied with the provision of section 173 at least one meeting, साल में एक बार बोर्ड मीटिंग कर लो तुम्हारे लिए बहुत है। हाफ कैलेंडर मतलब ऐसे तो नॉर्मली साल में 4 बोर्ड मीटिंग करना पड़ता है, लेकिन ये जो स्मॉल कंपनी को जो छूट दिया वही स्टार्टअप कंपनी को छूट दिया, साल में 4 नहीं, हर 6 महीना में एक बोर्ड मीटिंग कर लो, और 2 बोर्ड मीटिंग में 90 दिन से ज्यादा का गैप होना चाहिए बस। मतलब तुमको ये भी छूट दिया कि साल में 4 बार बोर्ड मीटिंग करने का दरकार नहीं है। If penalty is payable for non-compliance of any provision of a startup company or by officer of default or any other person respective to such company, is the officer default of any person shall be liable to a penalty which is not more than 1/2 of the penalty specified। हाँ, ये मत रखा। अगर तुम्हारा कंपनी में कोई डिफॉल्ट हो जाता है तो कंपनी या ऑफिसर को पेनल्टी भरना पड़ता है, दोनों को भी भरना पड़ता है बहुत बार। बोला तुम्हारे लिए पेनल्टी 1/2 होगा, मतलब 50% से ज्यादा जो नॉर्मल पेनल्टी लिखा हुआ है हाँ उसका 50% ही तुम्हारे ऊपर लगेगा। और वो भी अगर पेनल्टी का अमाउंट 2 लाख क्रॉस कर रहा है, किसी किसी केस में 1 लाख क्रॉस कर रहा है, ऑफिसर के ऊपर 1 लाख और कंपनी के ऊपर मैक्सिमम 2 लाख हो सकता है। मतलब मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, इस रूल को तोड़ने का 8 लाख पेनल्टी है, हाँ तो पहले तो तुम्हारे ऊपर 4 लाख हो गया, हाफ हो जाएगा स्टार्टअप के लिए। उस 4 लाख को भी बोले मैक्सिमम 2 लाख कंपनी के ऊपर, मतलब अभी 4 लाख भी नहीं, अब 2 लाख लगेगा। लेकिन अगर मान लो कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है इस रूल को तोड़ने का कंपनी के ऊपर पेनल्टी है मान लो 3 लाख, हाँ तो तुम्हारे ऊपर कितना हो जाएगा 1.5 लाख। हाँ अब 1.5 लाख और 2 लाख में कौन सा लोअर? 1.5 लाख तो 1.5 लाख लगे, 1.5 लाख। मतलब किसी भी कीमत में ये 2 लाख के ऊपर क्रॉस नहीं करेगा तुम्हारे ऊपर। और अगर तुम्हारा ऑफिसर की बात करें तो 1 लाख से बेसी का पेनल्टी नहीं लगी, मतलब पहले पेनल्टी को हाफ कर दिया, और वो हाफ पेनल्टी भी अगर 2 लाख या 1 लाख से ज्यादा हो रहे हैं तो नहीं, तो बस 2 लाख कंपनी के ऊपर और 1 लाख ऑफिसर के ऊपर नहीं लग सकते। ठीक है। हाँ टैक्स एग्जाम्पशन क्या क्या दिया, तो डीपीआईटी जो बोर्ड है वो बहुत सारा टैक्स एग्जाम्पशन भी दिया। पहला 3 साल तक 3 कंसेक्यूटिव ईयर बोला, लेकिन एक बात ध्यान रख लेना 100% प्रॉफिट माफ किया और कैपिटल गेन भी 100%। लेकिन पहला 3 साल वो भी पहला 3 साल नहीं, 10 में से कोई 3 साल, लेकिन कंसेक्यूटिव तुम ये नहीं कर सकते इस साल लिए नेक्स्ट ईयर नहीं लिए फिर नेक्स्ट ईयर ले लिए, जिस साल से लिया तो लगातार 3 साल लो। हम्म हाँ, लेकिन तुम पहला 10 साल में कोई भी 3 साल ले सकते। क्यों ऐसा क्यों रखा? क्योंकि सर स्टार्टिंग में पहला 3-4 साल 5 साल तो प्रॉफिट होता ही नहीं है, तो टैक्स में एग्जाम्पशन क्या लेंगे? तो गवर्नमेंट बोला कोई बात नहीं, तुम 10 में से कोई 3 साल ले लो, लेकिन अब पहला 10 साल में भी तुमको अगर तुम टैक्स बेनिफिट नहीं ले पाए तब फिर भूल जाना। ठीक है। 3 मतलब कोई टैक्स नहीं, 0 टैक्स। ठीक है। हाँ सर। हाँ, लेकिन वो लिमिट है तुम्हारा टर्नओवर 100 करोड़ से बेसी होनी चाहिए। अब बात है सर, टर्नओवर अगर 100 करोड़ के ऊपर निकल गया तब तो वैसे भी हम स्टार्टअप की डेफिनेशन से बाहर निकल जाएगा, तो ये बेनिफिट वैसे भी नहीं मिलना है ना। तो ये वाला बात लिखने का कोई सेंस नहीं बना कि ये बेनिफिट तभी मिलेगा जब तुम्हारा टर्नओवर 100 करोड़ क्रॉस नहीं कर रहा हो। अरे तो ऑब्वियस बात है सर, 100 करोड़ क्रॉस करते हो तो हम स्टार्टअप ही नहीं रहेगा, और ये सारा एग्जाम्पशन किसको दिया जा रहा है? स्टार्टअप को। हाँ, तो हमारे लिए तो है ही नहीं फिर, है ना। हाँ, कैपिटल गेन भी बोला, वही इन्वेस्टमेंट अबव फेयर मार्केट वैल्यू, यानी कैपिटल गेन भी तुमको पहला 3 साल माफ। एग्जाम्पशन देखो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी बोला पहला 3 साल माफ, वही शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म सब 3 साल तक माफ। अगर कोई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी भी बेच रहा है ना स्टार्टअप, उस पर भी कैपिटल गेन माफ। ठीक है। तो बहुत सारे टैक्स बेनिफिट, कैरी फॉरवर्ड और लॉसेस भी अलाउ किया, मतलब टैक्स भी माफ और कैरी फॉरवर्ड लॉसेस भी अलाउड हो जाएगा। हाँ, लेकिन एक कंडीशन रखा, तुम्हारा ओरिजिनल शेयर होल्डर 100% कंटिन्यू करना चाहिए। ठीक है ना। हाँ, ये इतना काम कभी नहीं छोड़ दो। अमर इज अ यंग एंटरप्रेन्योर विलिंग टू एस्टेब्लिश एन इनक्यूबेटर सेटअप इन द स्पेस ऑफ आईटी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, क्लाउड कंप्यूटिंग और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस, ये सब का काम करना चाहता है वो।
एकदम इनोवेटिव बिजनेस है। हाँ एडवाइस अमर रिगार्डिंग द बेनिफिट अवेलेबल टू एंटरप्रेन्योर इन एस्टेब्लिशिंग स्टार्टअप। फिर वही सिंपल प्रोसेस है, मतलब रजिस्ट्रेशन एक ही वेबसाइट से हो जाएगा, टैक्स कॉस्ट रिडक्शन है, गवर्नमेंट तुमको वो पेटेंट वगैरह में 80% फीस माफ कर दे रहा है। देखो ऊपर बताया नहीं था कितना माफ कर रहा है, यहाँ बता दिए। पेटेंट वगैरह का तुम लेने जाओगे, अगर मान लो 50,000 फीस है पेटेंट लेने का, तुम्हारे लिए 40,000 माफ, सीधा 20% लगेगा। जो भी पेटेंट का फीस है उसमें 80% माफ। पेटेंट का कई जगह ना 5-5, 10-10 लाख भी फीस होता है। हाँ सर। तो सर बहुत अच्छा खासा माफ होगा। गवर्नमेंट 10,000 करोड़ का फंड बना के रख दिया, तुम गवर्नमेंट से लोन ले पाओगे इसके लिए। पहला 3 साल तक बहुत सारा टैक्स से माफ। गवर्नमेंट का टेंडर में अप्लाई करने के लिए बहुत सारा छूट मिलेगा तुमको। वो जो गवर्नमेंट बोलता है ना कि गवर्नमेंट टेंडर लेने के लिए तुम्हारे पास इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए, इतना साल का वर्किंग नॉलेज होना चाहिए, तब देंगे। हाँ सर स्टार्टअप को कहाँ से वर्किंग नॉलेज आएगा? तो गवर्नमेंट बोला कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए ये क्राइटेरिया ही नहीं रखेंगे कि इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो गवर्नमेंट टेंडर में बिना एक्सपीरियंस के अप्लाई कर पाओगे, जो नॉर्मल कंपनी नहीं कर सकता, है ना। तुमको गवर्नमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत सारा फैसिलिटी देगा। गवर्नमेंट ऐसा बहुत सारा डिपार्टमेंट बना दिया जहाँ पे तुम अपने प्रोडक्ट को और रिसर्च और डेवलप करवा सकते हो जाके। कंप्लायंस में टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा। गवर्नमेंट का कोई भी लॉज है वगैरह, तुमको बस सेव मनी एंड टाइम दोनों। एक तो चार्जेस कम लेगा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट तुमसे, और दूसरा बात तुम्हारा काम जल्दी भी करके देगा। और जो लोग इसमें इन्वेस्ट करेंगे उन इन्वेस्टर को भी टैक्स में एग्जम्पशन मिलेगा। मतलब वो लोग जब कंपनी का शेयर खरीदेंगे और बेचेंगे, इन्वेस्टर को भी टैक्स में माफ, कैपिटल गेन पे। तो ये सब तुमको बहुत सारा फायदा मिल रहा है। तुम अगर लॉस मेकिंग हो गए स्टार्टिंग में, पहला 90 दिन में बिजनेस बंद कर दो, गवर्नमेंट तुमको इंसॉल्वेंसी एक्ट में नहीं लेके जाएगा। ऊपर बोले ना 90 दिन का विंडो यही है कि तुमको अगर तुम लॉस स्टार्टिंग में तुमको लग रहा है पहला 2-3 महीने में कि नहीं ये बिजनेस तो चलेगा नहीं, तो बोलो बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं, तुमको इंसॉल्वेंट कुछ डिक्लेयर नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है ना। दूसरा एंटरप्रेन्योर से मीटिंग के लिए गवर्नमेंट बहुत सारा हब बनाया, वो तो हम बोला ही था। वो एग्जीबिशन, सेमिनार ये सब अरेंज करता है जहां पे सारे स्टार्टअप को इन्वाइट किया जाता है। ABC प्राइवेट लिमिटेड स्टार्टअप कंपनी रिसीव्ड एन अमाउंट ऑफ 25 लाख इन सिंगल ट्रेंच फ्रॉम एन इन्वेस्टर बाय वे ऑफ नोट कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर, कन्वर्टेबल आफ्टर 3 years बट विद इन 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। तो एक कंपनी है, वो एक इन्वेस्टर से 25 लाख रुपया लिया, उसको एक नोट दिया यानी बॉन्ड दिया है, जिसपे लिख के दिया कि 3 साल के बाद, लेकिन 5 साल के पहले पहले तुम आना और अपने इसको इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करवा लेना। ठीक है। तो क्या इसको ये अलाउड होगा? मतलब इसको देखो ऊपर क्या पढ़े थे, कंपनीज को बहुत सारा डिपॉजिट अलाउ नहीं किया गया स्टार्टअप को पब्लिक से। ऊपर पढ़े हो ना, पब्लिक से बहुत सारा डिपॉजिट अलाउ नहीं है। हाँ सर। अब यहाँ बोल रहा है क्या इसको इस डिपॉजिट के डेफिनेशन में डाला जाए और इसको स्टार्टअप का डेफिनेशन से बाहर किया जाए। तो पहला ही पॉइंट में तो अलाउ किया था बेटा, 25 लाख तक ले सकते हो, हाँ, और एक बॉन्ड इशू कर सकते हो। देखो यहाँ पे बोला है तुम 25 लाख रुपया तक ले सकते हो और एक कन्वर्टेबल बॉन्ड दे सकते हो। लेकिन जो भी ये बॉन्ड लेगा उसको अभी शेयर नहीं दोगे, उसको बोलोगे कन्वर्ट करा लेना बाद में आके अपने बॉन्ड को शेयर में। तो मैक्सिमम वहां अलाउ ही किया गया, कितना ले सकते हो मैक्सिमम अमाउंट? 25 लाख। 25 लाख। तो यहाँ वही तो लिए, ठीक है ना। तो इसको डिपॉजिट नहीं मानेंगे हाँ। इस एक्ट के हिसाब से, यानी इसको स्टार्टअप के डेफिनेशन से नहीं निकाला जाएगा। चलो ठीक है। नेक्स्ट बोला पवन इनकॉर्पोरेटेड प्राइवेट कंपनी फॉर in the year 2016 for carrying on the business of supplying freshly chopped vegetable to various food chain and in around New Delhi NCR। ये नया बुद्धि लेके आया। देखो दुकानों को, फूड वाली दुकानों को सब्जियां काटने में बहुत टाइम जाता है ना, तो ये इनोवेटिव बिजनेस लेके आया कि उनको सब्जियां, फ्रेश सब्जी कटवा के भेजेगा ताकि उन लोगों का काटने का टाइम बचे। तो ये एक इनोवेटिव बिजनेस लाए। He wants his entity to be recognized as a startup. Advise the process to be followed by him for recognizing as a startup company। तो उसको DPIIT बोल के डिपार्टमेंट है, वहां जाके रजिस्टर करना पड़ेगा।
प्रोसेस पूछा तुमसे, मोबाइल ऐप है वहां से डाउनलोड कर लो, ऑनलाइन है, ऑफलाइन कहीं जाना नहीं है ना। तुम्हारा बिजनेस का हाँ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जमा करना पड़ेगा, तुमको ये बात का रिटर्न स्टेटमेंट देना पड़ेगा कि तुम वो स्टार्टअप का सारा नियम फॉलो कर रहे हैं। हाँ बस अब डीपीआईडी तुमको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे देगा, अगर उनको ठीक लगा तो कि तुम एलिजिबल हो तो तुमको दे देगा। हाँ मतलब बहुत सिंपल प्रोसेस रखा है। नेक्स्ट टॉपिक बोला क्राउड फंडिंग इज अ रिसेंट फिनोमिना बीइंग प्रैक्टिस फॉर गेटिंग सीड फंडिंग यूजुअली थ्रू इंटरनेट। क्राउड फंडिंग होता क्या है सर, मेरे आसपास के जो लोग हैं ना, उसी को तो भीड़ बोलते हैं ना, क्राउड, हाँ उनसे पैसा अरेंज करना। मतलब मेरे जान पहचान के लोग या मेरे पास आस पड़ोस जो रहते हैं या अननोन भी हो सकते हैं, अब उनको बोल रहे हैं कि ये फंड दो मेरे को, इसको सीड फंडिंग में बोलते हैं। हमको ये हाँ फंड दो, हम इससे बिजनेस स्टार्ट करेंगे। ये मेरा आइडिया है, आपको अच्छा लग रहा है आइडिया तो इसमें इन्वेस्ट करो। तो यही बोला, ये क्राउड फंडिंग होता है, ये बिल्कुल अभी बहुत इंटरनेट पे बहुत फेमस है। तो सर इसके लिए आपको अपने एक आइडिया बनाना पड़ेगा और लार्ज ग्रुप को आइडिया समझाना पड़ेगा। अगर उनको आइडिया अच्छा लगा तो वो लोग तुम्हारे को फंड देंगे। उसके लिए तुमको लेकिन अपना एक पोर्टल बनाना पड़ेगा पहले, कोई भी ऑनलाइन वेबसाइट पे अपना हाँ वीडियो वगैरह अपलोड करके लोगों को अट्रैक्ट करना पड़ेगा। यही ज्ञान दिया और कुछ है नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट J is a अच्छा J is a B.Tech in a computer science from Indian Institute of Technology, Roorkee. Okay. He has invented a new product for making a battery having long life as compared to lithium battery available in the market. The invention has been patented by J and has made an online application over the portal set up by the government of India for initial funding under the startup. In the online application, J observed that there is a column of seed funding. Advise J on the meaning of introduction of seed capital. सेम वही बात, सीड कैपिटल। तुम्हें कहना टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट बना रहे हैं तो तुम किसी बड़े इन्वेस्टर को अपना तरीका समझाओ, वो आके तुमको स्टार्टिंग फंड देगा, उसी को सीड कैपिटल बोलते हैं। हाँ वो तुम्हारे साथ तुम्हारा रिस्क भी शेयर करेगा, जो पैसा लगा रहे हैं उसको तुम थोड़ा सा ओनरशिप दे दोगे बदले में। पेपर वर्क बहुत कम है इसमें, लीगल फीस भी बहुत कम है इसका। हाँ कि ज्ञानबाजी का आंसर था, उतना कुछ है नहीं। सीड फंडिंग का खाली मतलब पूछे। हाँ ये काम का वेंचर कैपिटलिस्ट, एंजल इन्वेस्टर। जो क्या बोला, पिकी प्राइवेट लिमिटेड इज अ न्यूली इनकॉर्पोरेट कंपनी एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मशीनरी पार्ट प्रोसेस बाय रेज द फंड थ्रू प्राइवेट इक्विटी एंड एंजल इन्वेस्टर। एक्सप्लेन दिस फाइनेंसिंग ऑप्शन अवेलेबल टू द कंपनी। दो ऑप्शन के बारे में पूछा है, समझाओ क्या होता है। एक है वेंचर कैपिटलिस्ट और एक है एंजल इन्वेस्टर। वेंचर कैपिटलिस्ट होता है कि कुछ ऐसा बिजनेस ही है जिनका ये काम है लोगों से पैसा इकट्ठा करना और नया नया बिजनेस में पैसा लगा। हाँ और एंजल इन्वेस्टर हो गया कोई इंडिविजुअल इंसान है जिसके पास बहुत फंड है और वो लोगों को लोन देना चाहते। जैसे रतन टाटा तेरे बिजनेस में पैसा लगाने को तैयार हो, मुकेश अंबानी तेरे बिजनेस में पैसा लगाने को तैयार हो, कोई बड़ा एसबीआई बैंक का उसका चेयरमैन तुम्हारे बिजनेस में पैसा लगाने को तैयार है। मतलब वो इंडिविजुअल इंसान जो कि या ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकते हैं, वो लोग तुम्हारे जैसे टाटा का फैमिली, रतन टाटा का फैमिली तुम्हारे बिजनेस में पैसा लगाने को तैयार। ये हो गया एंजल इन्वेस्टर। ठीक है। और वेंचर कैपिटलिस्ट क्या हुआ, कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट है एक टाइप का वेंचर कैपिटल, जिसमें तुम लोगों को बोलते हो कि तुम उन कंपनियों को बोलते हो कि तुम लोग मार्केट से पैसा उठाए हो, मेरी कंपनी का शेयर या डिबेंचर ले लो और मेरी कंपनी में पैसा लगाओ। तो ऐसा इंस्टीट्यूशन है बहुत सारा जो लोग तुमसे तुम्हारी कंपनी में ओनरशिप लेगा और तुम्हारी कंपनी में पैसा लगाएगा। और वो लोग लेकिन एक्सपर्ट भी है थोड़ा, तो तुमको हेल्प भी करे बिजनेस चलाने में। और वैसे में एंजल इन्वेस्टर यहाँ पे बोला इंडिविजुअल है या ग्रुप ऑफ पीपल है जो लोग प्रोफेशनल है, मतलब वो लोग बहुत सालों से बिजनेस कर रहा था इसलिए उनके साथ बहुत पैसा हो गया। जैसे रतन टाटा वो स्टारबक्स में पैसा लगाया था। तो ये इन्वेस्टर्स पैसा लगाते हैं। ठीक है।
इसके लिए भी पहले तुमको लेकिन रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा इन लोगों से पैसा लेने के लिए, गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट है, ताकि तुम बोल सको कि तुमको पैसा लेना। हाँ, लेकिन तुम्हारा बिजनेस का टर्नओवर 25 करोड़ से कम होना चाहिए, ठीक है ना। तुम कोई हाँ इंडस्ट्रियल ग्रुप में पैसा, तुम कौन हो? वेंचर कैपिटलिस्ट। हम वो इंस्टीट्यूशन का बात कर रहे हैं, वो इंस्टीट्यूशन के लिए क्या रूल है? जो लोग नया स्टार्टअप में पैसा लगाना चाहते हैं, मतलब जो लोग वेंचर कैपिटलिस्ट बनना चाहते हैं, वो लोगों से पैसा अरेंज करेंगे और नए नए स्टार्टअप में लगाएंगे। हाँ। उसके लिए तुम्हारा बिजनेस का टर्नओवर 25 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तुम कोई इंडस्ट्रियल ग्रुप नहीं होना चाहिए, ठीक है। फैमिली कनेक्शन वाला कंपनी में पैसा नहीं लगा सकते वो लोग। मतलब रतन टाटा एक वेंचर कैपिटल चालू किया और टाटा ग्रुप में पैसा लगा रहा, वो अलाउड नहीं होगा, ठीक। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कितना कर सकते हैं? 25 लाख से लेके 10 करोड़ तक। एक बार ऐसा कोई स्टार्टअप में पैसा लगाए हाँ। तो 1 साल तक निकाल नहीं सकते वहां से पैसा। टोटल उस वेंचर के उस स्टार्टअप का टोटल जो इन्वेस्टमेंट है उसका 25% से ज्यादा पैसा ये लोग से नहीं होना चाहिए। मतलब खुद का पैसा या क्राउड फंडिंग होना पड़ेगा। हो गया, मोटा मोटी हो गया। एक्सप्लेन द अनकन्वेंशनल मोड ऑफ फाइनेंसिंग। कुछ अनकन्वेंशनल वे बताओ पैसा उठाने का। एक है क्राउड फंडिंग जो ऊपर पढ़ा है, एक होता है इंक्यूबेटर। ये दोनों अनकन्वेंशनल क्यों है? क्योंकि ये कोई प्रॉपर फिक्स तरीका नहीं है पैसा उठाने। इंक्यूबेटर क्या होता है? सेटअप तो प्रोसीड, जो लोग कोई बिजनेस आइडिया अभी डेवलप ही नहीं हुआ है उन कंपनियों में। तेरे पास एक छोटा मोटा आइडिया है देवराज के पास, लेकिन उसके अंदर अभी पूरा प्लान नहीं है। वो इन लोगों के पास जाता है और बोलता है कि देखो मेरे पास एक ये आइडिया, मैं ऐसा कुछ करना चाहता हूँ। कैसे करेंगे अभी डिसाइडेड नहीं है, तो तुम लोग फंड भी दो और आइडिया भी दो कि कैसे उसको आगे डेवलप करें। जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल देता है कि मान लो कोई आदमी आया, वो बोला कि हमको टोटली ऐसा एक बिजनेस चालू करना है जहां पे उस शॉप में कुछ भी शुगर का आइटम नहीं हो, सब कुछ शुगर फ्री हो। हाँ। लेकिन कैसे करें मेरे को आइडिया नहीं है। मिठाई भी हम शुगर फ्री रखिएगा, चॉकलेट भी शुगर फ्री रखिएगा, वहां पे हर आइटम शुगर फ्री रखिएगा। कैसे करेगा अभी कुछ सोचा नहीं है, बस ये सोचा है कि ऐसा कुछ चालू करने का मन है। तो वो लोग तुमको फंड भी देगा और तुमको एडवाइस भी करेगा कि कैसे काम करना। वो लोग एंजल इन्वेस्टर से जाके फंड उठा के देगा, ये लोग अरेंज करेगा। तुम रतन टाटा को नहीं जानते, ये लोग रतन टाटा से फंड अरेंज करेगा, ये लोग वेंचर कैपिटलिस्ट से फंड अरेंज करेगा। उनको बोलते हैं इंक्यूबेटर्स। ओके। राधा फर्निशिंग प्राइवेट लिमिटेड a startup company want to issue sweat equity share to its employees. Is there any provision regarding it? हाँ, एम्प्लॉइज को स्वेट इक्विटी दे सकते हो, लेकिन 50% से ज्यादा आप पेड अप कैपिटल नहीं दे सकते। हाँ। ठीक है ना। और दूसरा बात, एम्प्लॉइज के कैलकुलेशन में कौन नहीं आएगा? डायरेक्टर नहीं आएगा, प्रमोटर नहीं आएगा। क्योंकि देखो इन सब कंपनियों में ना वो लोग भी एम्प्लॉइज ही होते हैं, क्योंकि वो लोग भी पूरा टाइम काम कर रहा होता है। नया नया बिजनेस है ना, तो ऐसा नहीं है प्रमोटर कंपनी चालू करके आराम कर रहा है, तो वो भी एम्प्लॉय हो गया एक तरीके का, लेकिन उसको कैलकुलेशन में नहीं लिया जाए। ठीक है। हाँ। यूनिकॉर्न स्टार्टअप क्या होता है आजकल? ये भी बहुत टर्म चला हुआ है। प्राइवेटली हेल्ड स्टार्टअप कंपनी विद अ वैल्यूएशन ओवर $1 billion। डॉलर 1 बिलियन, मतलब डॉलर 1 करोड़, उतना तक का जो बिजनेस हो उसको बोलते हैं यूनिकॉर्न। ठीक है ना। वो लोग पहले से बिजनेस कर रहा था, लेकिन बहुत सारा प्रॉब्लम फेस किया। अब यूनिक वे लाया लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करने का नया तरीके से, इनको बोलते हैं यूनिकॉर्न। ये रिसेंट टाइम में ही ज्यादा चला है ये सब, मतलब लगभग 10-20 साल पहले से, उससे पुराना कभी ये सब नहीं था। ओनली फ्यू एक्टिव इन्वेस्टर्स या लिमिटेड नंबर ऑफ सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन। इस काम के लिए अभी बहुत कम ही लोग हैं, बहुत कम ही इन्वेस्टर ऐसे हैं जो ये सब में पैसा लगा रहे हैं। अभी इंडिया में 44 यूनिकॉर्न चल रहे हैं, जिसका टोटल वैल्यूएशन है $93 बिलियन। मेनली ये बेंगलोर, दिल्ली, NCR, मुंबई,
ये सब एरियाज में चल रहे हैं। ठीक है ना? हाँ सर। ये लोग क्रिप्टो में पैसा लगा रहे हैं, क्लाउड किचन चला रहे हैं, ये सब यूनिकॉर्न मोटा मोटी डन।